नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 40 मिनट के आसपास का लेक्चर होगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। इंडस रिवर और इंडस रिवर का जो सिस्टम है, यानी कि जो पंचनद है, 5 रिवर्स का जो जोन है, जिस कारण पंजाब का क्षेत्र आता है। पंज धन आब, आब मतलब होता है पानी। तो 5 नदियों का जो क्षेत्र है उसको पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि जैसे जब नदी बन रही है तो किस तरह से बन रही है, क्या सिस्टम है, क्या पैटर्न्स होते हैं। अलग अलग आपको पता है, डेंड्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद रेडियल स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद आपका सेंट्रीफ्यूगल होता है। अलग अलग टाइप के पैटर्न्स भी बनाती हैं नदियाँ, तो वो भी हम देखेंगे। किधर की नदी कौन सा पैटर्न बनाती है, सारा कुछ एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। कोशिश करिएगा कि चैप्टर 1.5x पे देखिए और पूरा देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अपवाह तंत्र, ठीक है। तो जो हमारे नोट्स में है वो पहले गंगा रिवर सिस्टम जो है यहाँ से स्टार्टिंग होती है, लेकिन हम लोग गंगा रिवर सिस्टम नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडस पढ़ेंगे और पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बन कैसे रहा, अपवाह तंत्र हो क्या रहा है, ठीक है। एक चीज़ और आपको जानना है, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है पूर्ववर्ती अपवाह, ठीक है। पूर्ववर्ती अपवाह। तो पूर्ववर्ती अपवाह का मतलब होता है इंग्लिश में एंटीसीडेंट ड्रेनेज, यानी कि जब हिमालय बना था उसके पहले से ये नदियाँ बह रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं पूर्ववर्ती, कि हिमालय के बनने से पहले से ये नदियाँ बह रही हैं। इसीलिए कुछ नदियों की धारा इतनी तेज है जो कि हिमालय को ही काट करके बहती हैं। तो उसमें जो नदियों के एग्जाम्पल आते हैं उसमें सिंधु नदी हो सकती है, ब्रह्मपुत्र हो सकती है, इत्यादि नदियाँ जितनी भी हिमालयन जोन से निकलती हैं सारी की सारी हैं। सतलज हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली आएंगे अपने नोट्स पर, जिससे हम लोग को आज का चैप्टर जो है कंप्लीट करना है। तो वो है ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र। तो धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं। मुझे लगता है कि इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम रही होंगी, जो भी डाउट रहे होंगे, मैंने कोशिश की है कि सब कुछ क्लियर हो जाए। अब ये आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे कि वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगेगा तो लास्ट में आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर उससे भी अच्छा लग जाता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अपवाह तंत्र क्या होता है, इसको समझने से पहले समझेंगे कि किस तरह से बनता है, या नदी कैसे बन रही है। तो सबसे पहली चीज़ है रेनफॉल, यानी कि वर्षा हो रही है। हर जगह वर्षा होती है, उत्तरी मैदान में होती है, इसी तरह हिमालयी क्षेत्र में भी वर्षा होती है। तो 3 तरह से पानी जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहला होता है भूमिगत, यानी कि पानी या तो अंडरग्राउंड हो जाता है, पानी अंडरग्राउंड या भूमिगत हो जाता है। दूसरा, पानी गिरने के बाद इवेपोरेट हो जाता है। कैसे इवेपोरेट होता है, तो सूर्य की रोशनी होती है, उसके कारण से पानी इवेपोरेट हो जाता है और वाष्पन के द्वारा चला जाता है आसमान में, ठीक है। फिर से बादल बनता है। और तीसरा है बहने लगता है। पानी क्या होता है, बहने लगता है और बह करके नदी फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसी तीसरे वाले को, यानी कि जो नदी का फॉर्मेशन है, वो वर्षण के द्वारा ही बेसिकली हो रहा है, ठीक है। जिसको कभी कभी हम लोग प्रेसिपिटेशन वर्ड यूज़ करेंगे, तो ये भी जान जाइए, कहीं कहीं हम लोग प्रेसिपिटेशन वर्ड यूज़ करेंगे। अब एक वर्ड जानना है डेन्यूडेशन, जिसको बोलते हैं अनाच्छादन। अनाच्छादन क्या होता है, अनाच्छादन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थ का जो सरफेस है, पृथ्वी का जो धरातल है, उसको उसका काट छाट हो रहा है, उसका लोअरिंग हो रहा है वो, ठीक है। यानी कि वो कम हो रहा है, कटाई छटाई हो रही है उसकी, उसको बोल रहे हैं लोअरिंग ऑफ अर्थ, और इंग्लिश में बोल रहे हैं डेन्यूडेशन। तो अनाच्छादन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की ऊपरी परत का क्षरण हो रहा है, ठीक है। फिर आपको पता है कि बारिश हुई, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ से इवेपोरेट हो गया, थोड़ा बहुत भूमिगत हो गया पहाड़ों पर, और बाकी चीज़ें बहने लगीं। अगर वो बहुत ऊंचा पहाड़ है, 4000 5000 मीटर से ऊपर का पहाड़ है, तो वहाँ पर जो बारिश होगी वो आपका प्रेसिपिटेशन, यानी कि बर्फ़ के फॉर्म में हो सकती है, स्नोफॉल हो सकता है, ठीक है। और वहाँ पर स्नो धीरे धीरे मेल्ट होगी और मेल्ट होकर के नीचे आएगी और फिर वो नदी का रूप धारण करेगी। तो ऊपर का जितना एरिया, ठीक है, जहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, यानी कि आपकी बर्फ़ पड़ रही है और बर्फ़ फिर नदी में कन्वर्ट हो रही है, तो हर जगह से आप समझ रहे हो। जैसे इसमें एक चीज़ और जाननी है
कि पहाड़ों के ऊपर की मृदा अगर समांगी होगी यानी कि होमोजीनियस होगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि पहाड़ों के ऊपर की मृदा अगर होमोजीनियस है तो जो उनका कटाव होगा, क्योंकि पहाड़ जो होता है स्लोपी होता है जिसको ग्रेडियंट या ढाल बोलते हैं, तो होमोजीनियस मृदा होने के कारण ढाल कटाव जो है एक नियत रूप से होगा और सारी की सारी बर्फ या पिघलने वाला पानी, बर्फ से बनने वाला पानी सब एक डायरेक्शन में ही होता हुआ चला आएगा। तो जितने भी स्रोत से वो पानी निकल करके आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कैचमेंट एरिया या जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है। यानी कि नदी बनने के लिए जितने भी एरिया से वो पानी आ रहा है उसी को हम लोग कैचमेंट एरिया या जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। ग्रेडियंट मैंने बता दिया, इसको बोलते हैं ढाल या कहीं कहीं आप स्लोप वर्ड भी देखते होंगे, ठीक है। मतलब कोई चीज़ तिरछी होगी तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है नीचे की ओर लुढ़कती हुई आएगी, उसी को ग्रेडियंट या ढाल कहते हैं। अगली चीज है कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम का मतलब होता है परिणामी धारा, ठीक है। यानी कि किस कॉन्सिक्वेंस के कारण कोई धारा बन रही है। चूंकि पहाड़ों पर ढाल है, कोई पहाड़ है, यही पहाड़ ले लीजिए, तो पहाड़ों पर ढाल है बट ऑब्वियस है इधर की ओर कोई भी चीज़ लुढ़केगी तो ऊपर पड़ने वाली सारी बर्फ या ऊपर पड़ने वाला सारा पानी एक नीचे की ओर गति करने की कोशिश करेगा और मिट्टी को काटेगा। अगर वो होमोजीनियस है, अगर बहुत कठोर मृदा है या कठोर चट्टाने हैं तो उसको नहीं काट पाएगा, लेकिन अगर मुलायम चट्टाने या उसके ऊपर मुलायम मृदा है तो इसको बिल्कुल काट लेगा और काट करके नीचे की ओर बहेगा। तो एक ये स्लोप यानी कि जो ढाल है उसी के परिणामवश वो नीचे की ओर बह रहा है, तो इसीलिए इसको कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम या परिणामी धारा कहते हैं। कहीं कहीं आप वर्ड ये भी देखेंगे, यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम से लेकर के, ठीक। तो आपको अब जानकारी हो गई होगी कि कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम किसको बोलते हैं, परिणामी धारा किसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इन कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम में कुछ और धाराएं आकर के मिलती रहती हैं। सपोज करो कि ये जो है हम लोग की मेन धारा है, ये जो है मेन धारा है जिसको हम लोग कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम बोल रहे हैं। अब इसी धारा में अलग अलग जगह से कुछ कुछ धाराएं और मिलकर के आगे आती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि अगर कहीं पर मिट्टी ज़्यादा पड़ी हुई है, शायद गाँवों में लोगों ने देखा हो, और उसके बाद ढाल हो, तो जब बारिश होती है तो एक जगह ज़्यादा कट जाता है और अलग अलग जो कटानी होती हैं वो आकर के उसमें मिल जाती हैं। कहीं कहीं आपने बंधों पर देखा होगा जो मिट्टी के बांध होते हैं, ठीक है। तो सेम वैसे ही तो जो बाकी धाराएं उसमें मिल रही हैं उनको हम लोग इनसिक्वेंट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इनसिक्वेंट कह रहे हैं, या ट्रिब्यूटरीज के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सहायक धाराएं, ठीक है। चलिए, अब आता है कि कितने तरह का स्ट्रक्चर बनाती है रिवर बहते हुए नीचे की ओर, ठीक है। तो कई टाइप का बनाती है, हम लोग 1 मिनट में पहले ब्रीफ में समझेंगे, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर होता है डेंड्रेटिक स्ट्रक्चर, जो कि बना है डेंड्रॉन यानी कि वृक्षाकार रूप जिसका हिंदी होता है। इसमें कंडीशन ये होती है कि जो भी रॉक होगी, जो भी चट्टानें होंगी, वो होमोजेनियस बेड से यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस के साथ बनी होनी चाहिए, यानी कि एक समान रुकावट के साथ बनी होंगी, ठीक है, और होमोजीनियस होंगी यानी कि समांगी टाइप की रॉक होंगी। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर ग्रेनाइट की रॉक है और कहीं पर कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक है। अगर होगी तो सब की सब कैल्शियम कार्बोनेट की होगी। तो होमोजीनियस रॉक का मतलब ये हुआ कि एक ही मटीरियल की या एक ही पदार्थ की सारी रॉक होगी। और ये जो है जब उस पर से नदियां बहती हैं तो कुछ इस तरह से बनाती हैं, इसी को बोलते हैं। देखिए, आप अगर नीचे से देखना स्टार्ट करो तो आपको एक वृक्ष की तरह की स्थिति दिखती है जिसको बोलते हैं डेंड्रेटिक स्ट्रक्चर या वृक्षाकार या द्रुमाकार। द्रुम मतलब भी वृक्ष होता है, तो वृक्षाकार याद रखिए, वृक्षाकार या द्रुमाकार। इसमें सहायक धाराएं आपको दिखाई हुई हैं और यहाँ पर मुख्य धारा दिखाई हुई है। जो मुख्य धारा होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिणामी धारा या कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, और जो सहायक धाराएं होंगी उनको हम लोग इनसिक्वेंट स्ट्रीम कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे ट्रांसवर्स। इसमें कुछ नदियाँ आती हैं जैसे सिंधु, गंगा, गोदावरी, महानदी, कावेरी और कृष्णा, ठीक है। अगला जो स्ट्रक्चर है वो है ट्रांसवर्स रेक्टेंगुलर, या हिंदी में बोलेंगे जालीनुमा या आयताकार। इसके लिए क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि व्हेन देयर विल बी अल्टरनेटिंग आउट क्रॉप्स ऑफ हार्डर एंड सॉफ्टर पैटर्न, तब ये स्थिति पैदा होगी। क्या मतलब है इसका? सीधे ये चीज़ें, ये जो लाइन है वो मैंने जीसी लियोंग बुक से लिया हुआ है, ठीक है। काफ़ी अच्छी बुक है फिजिकल ज्योग्राफी की। जो कुछ लोग होंगे जो कि इंग्लिश माध्यम के होंगे उनको पता होगा और उन लोगों ने पढ़ रखी होगी, ठीक है। हिंदी माध्यम के जो भी विद्यार्थी 2025 या 2026 के लिए तैयारी करने वाले होंगे वो लोग इस बुक को रेफर कर सकते हैं, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए इक्वली, ठीक है। तो इसका मतलब कह रहा है कि अगर ऑल्टरनेटिंग क्रमशः एक को छोड़ करके दूसरा, जो यहाँ पर
आउटक्रॉप्स है, यानी कि जो रिजल्टेंट है एक तरीके से हार्डर और सॉफ्टर पैटर्न के कारण बनेगा। यानी कि कहीं पर हार्ड रॉक है, कहीं पर सॉफ्ट रॉक है, उसके ऊपर से अगर पानी बह रहा है तो आपको पता है कि सॉफ्ट रॉक जो है, जितना ये व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, जो मैं रेड से ऐसे मार्क कर रहा हूं, ये सब कुछ सॉफ्ट रॉक है, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है, ये हार्ड रॉक है। तो जितना भी सॉफ्ट रॉक होगा, पानी उसको आसानी से काट देगा, और जो हार्ड रॉक्स होंगी उसमें केवल छेद कर पाएगा, उसको काट नहीं पाएगा। तो इस प्रकार अगर रॉक्स का सिस्टम है तो इसमें पानी लगभग परपेंडिकुलर बहते हुए मेन स्ट्रीम, जिसको हम लोग बोल रहे हैं परिणामी धारा या कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, जो कि ये आपकी दिख रही है यहां पर, ठीक है। ये जो नीचे आ रही है, मैं फिर से मार्क कर रहा हूं, ये वाली जो धारा है इस कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम में आकर के मिलेगी, जैसे कि आपको मिलती हुई दिख रही होगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार के पैटर्न को हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्स रेक्टेंगुलर या जालीनुमा पैटर्न। आपको देखने से जालीनुमा लग भी रहा होगा, ठीक है। तो इसका मेन रीजन क्या है, कंडीशन क्या है, ये तब उत्पन्न होती है जब कहीं पर हार्ड रॉक और उसके साथ में ही ऑल्टरनेटिंग रूप से सॉफ्ट रॉक, यानी कि सॉफ्ट रॉक्स के बीच में कहीं कहीं पर हार्ड रॉक होगी, तो आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। किस नदी में देखा जाता है ये, तो चंबल हो गया, केन हो गई, बेतवा हो गई, इस तरह की नदियों में हम लोग देखते हैं। ये सारी नदियां किसकी सहायक नदी है, तो यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अगर आप वेस्ट वर्ड से देखोगे तो CSBK करके 4 नदियां यमुना की सहायक होती हैं, जिसके विषय में पूछता भी है प्रश्न। तो यहां पर हो गया चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ठीक है। तो ये नदियां जो है एक तरह से आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाती हैं, ठीक है, जालीदार पैटर्न बनाती हैं। अब अगला जो हम लोग इसमें कंडीशन देखने वाले हैं, एक वो पैटर्न जो कि रिवर्स फॉर्म करती हैं, उसका नाम है रेडियल या अरीय पैटर्न, जिनको त्रिज्याकार पैटर्न आप कह सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहां पर 2 व्यू लिखा हुआ है, यहां पर टॉप व्यू लिखा है इंजीनियरिंग की भाषा में, और साइड व्यू लिखा है, या फ्रंट व्यू आप कह दो इसको, ठीक है, फ्रंट व्यू कह दो अगर आप सामने से देखोगे तो, ठीक है। जैसे सपोज करो कि घर में एक टीवी लगी हुई है, टीवी बेटर एग्जांपल है, ठीक है। घर में एक टीवी लगी हुई है, आपका यहाँ सोफा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ बैठ करके देख रहे हो, ठीक है, आप ऐसे सामने डायरेक्टली देख रहे हो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फ्रंट व्यू, मतलब सामने से देख रहे हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और ये टीवी को देख रहा है, तो ये टीवी का केवल इतना पतला पोर्शन दिखेगा, ठीक है। आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो, केवल उसको टीवी का इतना पतला पोर्शन दिखेगा। अब ये मत कहना कि सर अगर वो थोड़ा आगे खड़ा होगा तो उसको भी थोड़ी थोड़ी टीवी दिखेगी। हम लोग को एग्जैक्टली लेना है कि उसको साइड का कब दिखेगा, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं साइड व्यू, उसको कहेंगे। और अगर कोई ऊपर खड़ा होकर देखे, मतलब कोई भूत ऊत टाइप का व्यक्ति जो है लटक करके देख रहा है टीवी को, तो उसको टीवी का ये वाला ऊपर का पोर्शन दिखाई देगा, ठीक है, जहां पर थोड़े बहुत ऐसे बटन वटन होते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलेंगे टॉप व्यू। यानी कि सिंपली अगर ड्रोन से देखोगे, इसको ड्रोन व्यू लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, ड्रोन से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, और फ्रंट से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। क्या देखना है, तो ये एक माउंटेन है, ठीक है, एक माउंटेन है, यानी कि एक पहाड़ है, ठीक है। अब पहाड़ को आप सामने से देखोगे तो बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आई होगी ये बात। तो बिल्कुल पहाड़ ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर उसी पहाड़ को टॉप व्यू देखोगे, ऊपर से देखोगे, तो पहाड़ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, ऐसे गोलाई में दिखेगा, यानी कि और फैला हुआ दिखेगा, बिल्कुल बिल्कुल और फैला हुआ दिखेगा, लेकिन दिखेगा ऐसे ही, ठीक है, कि उसकी टॉप जो चोटी है वो यहाँ दिख रही है, और जो चीज़ समझानी है वो समझिए। तो कहने का मतलब है कि अगर नदी ऊपर से आती हुई आपको दिखे और आप सामने खड़े हो, तो नदी कुछ ऐसे उतरती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर आप उसको ऊपर से देख रहे हो, टॉप से देख रहे हो, ठीक है, फ्रंट से नहीं देख रहे हो, सामने से नहीं देख रहे हो, तो आपको नदी ऐसे चारों ओर जाती हुई लगेगी। और अगर आप एक सर्कल खींचोगे, अगर आप एक वृत्त खींचोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा, सपोज करो यही वृत्त मैंने खींचा है, ये जो रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, तो आपको पता चल रहा है कि सारी धाराएं चोटी से इधर उधर जा रही हैं, यानी कि त्रिज्या की तरह जा रही हैं। त्रिज्या क्या होती है, कोई वृत्त है तो उसके केंद्र से मिलाने वाली परिधि को जो रेखा होती है, मतलब सरकमफरेंस को जो सेंटर से मिलाती है, उसी को हम लोग रेडियस या त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल त्रिज्या की तरह दिखाई दे रही है। तो इस तरह जो नदियां बहती हैं उनको हम लोग त्रिज्याकार पैटर्न, अरीय पैटर्न या रेडियल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन सी नदी इस तरह से बहती है, तो मध्य भारत में जितनी नदियां हैं वो लगभग एक पहाड़ से चारों ओर से निकलती हैं, ठीक है। जैसे नर्मदा हो गई, सोन और महानदी एक ही पहाड़ से चारों ओर से निकल रही है, ठीक है। और ये छोटा नागपुर की बेसिकली जितनी नदियां हैं, कह सकते हो कि ये छोटा नागपुर के आसपास की ही नदियां हैं। छोटा नागपुर पठार जो है उसके आसपास की नदियां हैं। तो छोटा नागपुर से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं सब रेडियल या अरीय पैटर्न बनाती हैं। मतलब हिल एक ही है या प्लेट्यू एक ही है, पठार एक ही है, उसमें से निकलने वाली नदियां अलग अलग तरीके से निकल रही हैं, चारों ओर से निकल रही हैं, मतलब, और
अलग अलग नदी की स्ट्रीम बन रही है, तो नाम दूसरा दूसरा, जैसे नर्मदा हो गया, सोन हो गया और महानदी हो गया, लगभग एक ही स्थान से निकल रही है लेकिन नाम अलग अलग है, ठीक है। फिर गिरनार की पहाड़ी यानी कि गुजरात में गिरनार पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां, जो भी छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, वो भी सारी क्या होती हैं, आपका एरियल पैटर्न ही बनाती हैं, यानी रेडियल पैटर्न ही बनाती हैं, यानी कि अरीय पैटर्न बनाती हैं। और फिर मिकिर हिल्स से निकलने वाली नदियां, तो आपको पता है मिकिर हिल्स के बारे में मैंने मैपिंग करा के रखी है, किस तरह से मैंने मिशमी, अबोर, दाफला, मिकिर, इस सब की मैपिंग कराई है, तो आप लोगों को आइडिया होगा मिकिर हिल्स कहां से निकलती है, ठीक है। जिसको आइडिया है वो कमेंट बॉक्स में बताओ कि मिकिर हिल एग्जैक्टली कहां से निकलती है, ठीक है। फिर अगला जो पैटर्न हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले सेंट्रीपिटल या केंद्राभिमुख पैटर्न। तो ये क्या होता है, सपोज करो कि कोई लेक है, ठीक है, कोई झील है, और इस झील में क्या हो रही है, नदियों का पानी बह करके आ रहा है, छोटी नदियों का पानी बह करके आ रहा है, ठीक है। जैसे गोरखपुर में एक रामगढ़ ताल है, सबके घर के नाली का पानी उसमें बह करके जाता है, ठीक है, फिर उसका वाटर ट्रीटमेंट होता है एक जगह पर। इसी तरीके से सपोज करो एक बड़ी झील है और सारी नदियों का पानी वहां ड्रेन आउट हो रहा है, यानी कि बह करके आ रहा है। तो इस प्रकार क्या हो रहा है कि वो एक केंद्र की ओर जाता हुआ महसूस हो रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे सेंट्रीपिटल, मैंने सेंट्रीफ्यूगल बोल दिया था, सॉरी। तो सेंट्रीपिटल या केंद्राभिमुख यानी कि केंद्र की ओर जाता हुआ, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो नदियां बनाती हैं उसमें आपका लोकटक लेक जो मणिपुर का है, वहां पर पाई जाने वाली छोटी नदियां इस तरह का पैटर्न बनाती हैं, ठीक है। तो ये एक पैटर्न हो गया। फिर एक चीज और समझनी है, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज समझने के लिए हम 2 पॉइंट यहां पर समझेंगे, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करिए, मैं इन चीजों के साथ आपको एक चीज और समझा देता हूं जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को रहती है, ठीक है। तब तक आप लोग इतने खाली समय में ये बता दीजिए लेक्चर कैसा लग रहा है, कमेंट करके आइए, तब तक मैं फोटो बनाता रहूंगा, ठीक है। तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटरीज की फोटो, ठीक है। ये हो गए डिस्ट्रीब्यूटरीज को थोड़ा और बड़ा कर दूं, दिखाई दे, ठीक है। ये हो गए डिस्ट्रीब्यूटरीज, और यहां पर मैं दूसरा जो बनाने वाला हूं वो बनाने वाला हूं ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदी, ठीक। ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, सहायक नदी के बारे में देख लेते हैं। अब एक सहायक नदी भी बनानी पड़ेगी, यानी कि एक नदी बनाओ और इसके अंदर बाकी नदियां बना दिया मैं, और एक जो है यहां पर मुख्य नदी ऐसे आ रही है, जिसको हम लोग बोल रहे थे आपका कॉन्सिक्वेंट रिवर, ठीक है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस समझिए। जैसे यहां पर अगर एग्जांपल दूं मैं, यहां पर कह रहा है कि एक मुख्य धारा है, एक मुख्य धारा, ठीक है दोस्तों। ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में हम लोग अंतर पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां पर एक मुख्य धारा होती है ट्रिब्यूटरीज में, जो सहायक नदी होती है वो क्या होती है पहले समझना है। एक मुख्य धारा होती है जिसको हम लोग कॉन्सिक्वेंट रिवर बोलते हैं। ये मुख्य धारा बहती हुई आगे बढ़ती है और उसमें कई सारी छोटी नदियां अपेक्षाकृत आकर के मिलती हैं, जो कि सहायक नदी के रूप में कार्य करती हैं या कहलाती हैं। और उनका मकसद क्या होता है कि अपना जितना भी पानी है वो मुख्य धारा में उड़ेल देना, ठीक है। तो इस तरह से मुख्य धारा को सपोर्ट करने वाली जितनी नदियां हैं उनको हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि जैसे आपका हो गया गंगा नदी, तो गंगा नदी की सहायक नदियों में आ जाएगा आपका बहुत सारी नदियां आएंगी, लेकिन समझ लो कि यमुना सबसे बड़ी आएगी। उसके अलावा आपका बहुत सारी नदियां हैं, गोमती, घाघरा, पुनपुन, सोन, गंडक, कोसी, बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ी चीजें यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रिब्यूटरीज। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज को बोलते हैं वितरणिका। जब कोई नदी बहते हुए अपने मुहाने की ओर पहुंचती है, जहां भी वो अपना पूरा पानी ड्रेन ऑफ करती है, ठीक है। तो जब भी कोई नदी अपने मुहाने की ओर जाती है, जैसे गंगा नदी बहते हुए ब्रह्मपुत्र में बे ऑफ बंगाल में जाती रहती है, ठीक है। तो
उसमें सबसे लास्ट में पहुंचने पर अवसाद या गाद की अधिकता हो जाती है। किसकी अधिकता हो जाती है? तो अवसाद या गाद की अधिकता हो जाती है। बेसिकली सेडिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत अधिक हो जाते हैं, ठीक है। तो उस समय वो नदी, उस नदी से छोटी छोटी नदियां या छोटी छोटी धाराएं निकलने लगती हैं और वो सब की सब उसके लास्ट एंड पॉइंट की ओर ही जाती हैं, ठीक है। यानी कि अगर गंगा नदी है तो वो जब अपने लास्ट पॉइंट पे पहुंचती है, यानी कि बंगाल में पहुंचती है, तो बंगाल में हुगली जो कि उसकी वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरीज है, उसकी एक वितरणिका है, गंगा से ही निकल करके अपने पानी को ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में, और गंगा भी अपने पानी को ड्रेन करती है, ठीक है। तो वितरणिका क्या होती है? किसी मुख्य नदी से जब वो अपने मुहाने पर पहुंचती है तो वहां से जो छोटी धाराएं निकलती हैं अवसाद जमा होने के कारण, उनको बोलते हैं वितरणिका। तो आशा करता हूं ये दोनों में भी आपको डिफरेंस क्लियरली समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आ गया है तो फिर से बताइए कि सर समझ में आ गया है। अब चलते हैं आगे, समझ लेते हैं रिवर सिस्टम या नदी तंत्र क्या होता है, ठीक है। तो सपोज करिए ये मुख्य नदी थी जिसको हम लोग बार बार बोल रहे हैं परिणामी धारा, ठीक है। ये मुख्य नदी थी, इसमें कई सारी नदियां आपको दिख रहा है कि 1 2 3 4 आकर के मिल जाती हैं, जिसको सहायक नदी या ट्रिब्यूटरीज बोल रहे हैं। तो मुख्य नदी में सहायक नदियां जितनी भी आकर के मिल रही हैं, इन सबको अगर एक साथ लेके बोला जाए तो हम लोग बोलेंगे नदी तंत्र या रिवर सिस्टम। तो जब भी हम लोग नदी पढ़ते हैं तो किसी एक नदी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी जानते हैं तो उसको हम लोग रिवर सिस्टम या नदी तंत्र बोलेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी या सिंधु नदी तंत्र। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताओ कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिंधु नदी पढ़ने वाले हैं या सिंधु नदी का तंत्र पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ये चीज बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंत्र। आंसर तो मिल ही गया होगा, तो इसको बोलेंगे इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। बिल्कुल डरना नहीं है, इंग्लिश में चीजें लिखी हुई हैं, मैं हिंदी में लिखूंगा और हिंदी में बोलूंगा भी, ठीक है। तो स्टार्ट होती है बात। देखिए मैं लेक्चर थोड़ा धीरे धीरे लेकर के चल रहा हूं, मुझे पता है कि बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक चीज बहुत विशेष बताता हूं, ठीक। देखो 100 सिलेबस पढ़ के जाना बहुत अच्छी बात होती है कि हमने 100 कवर कर लिया और सेल्फ सेटिस्फाई हो गए कि पूरा सिलेबस पढ़ लिया, ठीक है। और क्वेश्चन 20% भी ना कर पाना और रोज बताना कि 45 दिन बचा है, 55 दिन बताइए, स्ट्रेटेजी लगाओ, ठीक है, समय बर्बाद करवाना, उससे बढ़िया है। मेरा जो कंसेप्ट है, मेरा कंसेप्ट ये है कि 80% पढ़ के जाओ या 90% पढ़ के जाओ, बहुत कामली यानी कि बहुत पेशेंस के साथ पढ़ के जाओ और ठंडे दिमाग से पढ़ के जाओ। जितनी चीज़ें पढ़ के जाओ वो इतनी ठोस रहें कि वहाँ पर क्वेश्चन आने के बाद किसी तरह का कोई डाउट मत हो। मुझे नहीं लगता कि ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरीज में आप लोगों को कोई अंतर होगा। मुझे नहीं लगता कि अब एरियल पैटर्न मतलब जो आपका चौकोर पैटर्न बनता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न जो बनता है, उसमें अरीय पैटर्न में यानी कि रेडियल पैटर्न में, या फिर जो एक आपका डेंड्रेटिक पैटर्न होता है उसमें कोई समस्या होगी। और अगर उसके अंदर से प्रश्न आ जाए कि क्या स्थिति होनी चाहिए कि ऐसा पैटर्न बनेगा, तो उस पर भी आप लोग क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लोगे। तो मेरा हमेशा ये सोचना रहता है कि कुछ अगर दिया जाए आप लोगों को, ठीक है, तो ऐसा दिया जाए जो कि दिमाग में स्थिर रहे। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी पेड बैचेस में मैंने पढ़ाया है तो मैं उसमें, और आज जो 108 दिन की सीरीज चल रही है अभी, जो पिछले जुलाई से चल रही है, ठीक है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है, आपको सेम कंटेंट मिल रहा है। मैं बता रहा हूं अगर यही कोर्स कंटेंट बना के बेचा जाता तो बहुत पैसे इसमें मिल सकते थे, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए इतनी अच्छी सीरीज मुझे नहीं लगता है, ना भूतो ना भविष्यति इस तरह की सीरीज फिर आए, ये बड़ी कम संभावना है कि मैं फिर से पढ़ाऊं पूरी चीजें प्री के लिए, तो बड़ी कम संभावना है। हो सकता है कोई एक पार्ट पढ़ा दूं, लेकिन ये पूरी चीजें पढ़ाना असंभव है, ठीक है। तो ये जो एफर्ट है यूपीएससी हिंदी का, उसको आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए मतलब जो लोग देख रहे होंगे ना, नियमित रूप से फॉलो कर रहे होंगे, उनको पता है कि लेक्चर्स कितने वैल्यूएबल हैं। जो लोग एक दिन आएंगे और 2-4 बातें सुनेंगे, उसमें कुछ खराब लग जाएगा उनको और वो चले जाएंगे, वो नहीं बता सकते। लेकिन मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं दावे के साथ कि जो लोग रेगुलर होंगे उन्हें अच्छा लग रहा होगा। चलिए, सिंधु नदी तंत्र जो है काफी पुराना है। सिंधु नदी जो है उसी को इंडस बोलते थे और महानदी के नाम से जानी जाती थी। महानदी के नाम से उल्लिखित थी ये वाल्मीकि रामायण में, ठीक है। तो ये चीज जाननी है कि वाल्मीकि रामायण में ये महानदी के नाम से जानी जाती थी। और जैन टेक्स्ट का नाम है जम्बू द्वीप प्राप्ति, ठीक है। तो जम्बू द्वीप प्राप्ति में ये वर्णित है, सिंधु नदी का वर्णन है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, जम्बू द्वीप प्राप्ति, ठीक है ना। जम्बू द्वीप प्राप्ति में भी इसका वर्णन है। ग्रीक लिटरेचर में इसको द सिंथोस कहते हैं, ठीक है, द सिंथोस कहते हैं।
और अगर बात करें एंशियंट सिविलाइजेशन की, जैसे मोहनजोदाड़ो की जो सभ्यता है वो कहाँ पर पुष्पित पल्लवित हुई, तो ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर ही हुई। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जितनी भी महान सभ्यताएं हैं या जितने भी बड़े देश हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ही पुष्पित पल्लवित हुए। क्यों? क्योंकि पानी जो है एक अभिन्न अंग है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, मानव सभ्यता का, कि पानी की जरूरत आपको सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक हमेशा पड़ती है, चाहे पीने के लिए हो, कपड़ा धोने के लिए हो, नहाने के लिए हो, चाहे जिस पर्पज से हो। तो जहां पर पानी रहेगा वहीं फिर कोई काम हो सकता है, प्रोसेसिंग का सारा काम आपके पानी के नजदीक होगा। इसीलिए बड़ी सभ्यताएं या बड़े शहर हमेशा पानी के किनारे या नदियों के किनारे ही बसे हुए मिलेंगे। ठीक है, अब सिंधु नदी के बारे में फिर से वापस आ जाते हैं। तो ये एक ट्रांस हिमालयन रिवर है, यानी कि हिमालय पार नदी है। जो मुख्य हिमालय हम लोग का है, जिसको हम लोग बोलते हैं महान हिमालय, मध्य हिमालय और आपका शिवालिक, ये उसके पार बहने वाली नदी है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। उसके अलावा ट्रांस बाउंड्री रिवर भी है, कि बाहर से होकर के हमारे देश में आ रही है, हमारे देश से दूसरे देश में चली जा रही है। टोटल 4 जगह पर फ्लो करती है। तिब्बत में फ्लो करती है, चाइना में फ्लो करती है, इंडिया में फ्लो करती है और पाकिस्तान में फ्लो करती है। ठीक है, तो ट्रांस बाउंड्री भी रिवर है, तो पाकिस्तान, चाइना, इंडिया और तिब्बत में बहती है। ठीक, तिब्बत में कहां से उद्गमित होती है, तो यह भी जान लीजिए कि यह उद्गमित होती है आपके माउंट कैलाश के बोखारचू ग्लेशियर से। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, किस ग्लेशियर से होती है, तो बोखारचू ग्लेशियर है आपका माउंट कैलाश के पास, वहीं पर तिब्बत में उद्गमित होती है। या इस कहीं कहीं आप लोग लिखा हुआ देखते होंगे कि मानसरोवर के पास भी उद्गमित होती है। वहां सर 1-2 रिवर्स और होती हैं, जैसे सतलज वहीं से निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी वहीं से निकलती है। अभी एग्जैक्ट नाम नहीं बता रहा हूं, जैसे बोखारचू ग्लेशियर से ये निकल रही है और इसी तरह से अलग अलग ग्लेशियर्स हैं जिनसे ब्रह्मपुत्र और सतलज निकलती हैं। जब वो चीजें आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा, अभी ज्यादा फैक्ट नहीं ला दूंगा। ठीक है, टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन जो भारत में है वो 1114 किलोमीटर फ्लो करती है। यानी कि चूंकि वो तिब्बत में भी बहती है, थोड़ी सी चाइना में बहती है, बेसिकली जो आपकी लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना के कंट्रोल में है, वहां से बहती है, फिर इंडिया में बहती है, इंडिया के बाद फिर पाकिस्तान में जाती है। तो 2880 किलोमीटर की नदी हमारे वहां केवल 1114 किलोमीटर ही बहती है। 1819 का एक कंसेप्ट है इसमें। क्या कंसेप्ट है कि 1819 में एक भूकंप आया जिसको बोलते हैं अर्थक्वेक आया। तो इस समय तक जो इंडस रिवर है, जो सिंधु नदी है, वो रन ऑफ कच्छ से बहती थी। जो कच्छ का रन गुजरात में पड़ता है, आप लोग जानते होंगे, वो बिल्कुल सफेद भूमि सा पटा क्षेत्र है, मार्शी दलदली भी है। ठीक है, जहां के गधे बहुत ज्यादा फेमस हैं, जो कि रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। ठीक है, एक विशेष टाइप के गधे होते हैं। ठीक है, तो रन ऑफ कच्छ से ये बहती थी, लेकिन भूकंप जब आया तो इसने अपना मार्ग बदल दिया, यानी कि कोर्स चेंज कर दिया। जो फ्लो करती थी उसका कोर्स चेंज कर दिया। ठीक है, अब मार्ग बदलने के बाद क्या हुआ कि ये कच्छ ऑफ रन को छोड़ दी बेसिकली, इसीलिए रन ऑफ कच्छ जो है वो सूखा सा एरिया बच गया। नहीं तो पहले रन ऑफ कच्छ के पास आती थी और फिर ड्रेन आउट करती थी वो अरेबियन सी में या अरब सागर में पश्चिम छोर पर। लेकिन अभी रन ऑफ कच्छ को बिल्कुल छोड़ दी, तो रन ऑफ कच्छ जो है सूख चुका है। आप देखते हो बिल्कुल ड्राई लैंड है और उसमें केवल नमक पटा हुआ है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां कौन से हैं? 5 नदियां इसकी सहायक हैं, जिनको पंच नद्य बोलते हैं। तो झेलम है, आपका चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा, इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, मैं यहां पर हिंदी में लिख दे रहा हूं। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम लोग मैप में देख लेते हैं रिवर्स को। तो यहां पर आपका सिंधु नदी दिखाई दे रही होगी, मैं इसको हाईलाइट करता जाऊंगा, आप लोग इसको देखते जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सिंधु नदी को। आपका सिंधु नदी देखिए इस तरह से बह रही है, फिर इस तरह से पाकिस्तान में चली जा रही है। ठीक है, आपको थोड़ा सा हाईलाइट हो गया होगा। तो यही जो पहली रिवर हाईलाइट किया हूं, इसी को इंडस रिवर या सिंधु नदी कहते हैं। ठीक है, इंडस रिवर या सिंधु नदी कहते हैं। आपने सिंधु नदी को देख लिया। ठीक है, तो मानसरोवर के पास ये निकल रही है और बोखारचू ग्लेशियर से निकल रही है। यहां पर एक प्रश्न और पूछता है कि सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। तो मैं यहां पर फोटो भी बना के आपको दिखा दे रहा हूं कि सपोज करो ये पर्वत श्रेणी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों, कि ये पर्वत श्रेणी अगर ऊपर की है, ठीक है, और ये पर्वत श्रेणी अगर नीचे की है, तो इसी के बीच से सिंधु बह रही है। तो इसका नाम क्या क्या हो जाएगा? ऊपर वाली पर्वत श्रेणी का हो जाएगा लद्दाख और नीचे वाली का हो जाएगा जस्कर। ठीक है, तो लद्दाख और जस्कर से ये बहती है। 2 पर्वत श्रेणियों लद्दाख और जस्कर से होकर के बहती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों,
ठीक है। तो लद्दाख और जस्कर के बीच में से होकर के बहती है। इतनी चीज़ें मुझे लगता है कि क्लियर हो गई होंगी आपकी, ठीक है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकल रही है, कितने किलोमीटर भारत में बहती है और किस तरह से विवाद है, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, वो सब कुछ पढ़ेंगे, बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली नदी मैंने आपको बता दी। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में देखते हैं कि कौन सी नदी इससे कहाँ से मिल रही है और किस तरह से मिल रही है। तो मैप याद करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली इसकी ट्रिब्यूटरी हम लोग देखेंगे, जो कि है आपका, सपोज करो कि चिनाब, इंडस की जो डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है आपका चिनाब। तो चिनाब रिवर देख लेते हैं कि चिनाब रिवर आपका इस तरह से सिंधु में जाकर के मिलती है। ये चिनाब रिवर है, ठीक है। तो कलर भी देखते रहना। चिनाब रिवर निकल रही है दो नदियों के मेल से, चंद्रा और भागा, और इसी के नाम पर चंद्रा से CH ले लो और भागा से B ले लो, ठीक है। BH भी ले सकते हो। तो चेनाब, ठीक है। तो चेनाब रिवर आपकी निकलती है लाहौल स्पीति से, एक रिवर निकल रही है, एक रिवर आपका हिमालय क्षेत्र से निकल रही है। दोनों मिल करके चिनाब रिवर बनाती है और चिनाब रिवर डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी है सिंधु नदी की, ठीक है। समझ में आया? सिंधु नदी की डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी कौन है? तो चेनाब रिवर है। बार बार रिवाइज कर लो कि सिंधु नदी की डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी चेनाब रिवर है। देखिए, अगर आप अभी एक पैटर्न वाला फोटो निकालेंगे, जैसा मैं आपको दिखा भी दूंगा, तो उसमें नदियां बहुत टेढ़ी मेढ़ी जाकर के मिली हैं। एग्जैक्टली यही होगा। लेकिन आपको याद करना है कि कौन सी रिवर कहां मिली है। तो पहले आसान तरीके से याद कर लीजिए, फिर कठिन वाली फोटो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैंने डायरेक्टली चेनाब को ड्रेन आउट करा दिया आपके सिंधु नदी में। तो सिंधु की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? चेनाब रिवर है, ठीक। अब चिनाब की सहायक हम लोग देखने जा रहे हैं। हालांकि इसको भी ट्रिब्यूटरी ही कहा जाता है आपके उसके सिंधु नदी के, ठीक है। तो पहली ट्रिब्यूटरी इसकी, एक और दूसरी ट्रिब्यूटरी देखते हैं। कौन सी ट्रिब्यूटरी हम लोग देखेंगे, इसको दूसरे कलर से देखते हैं। दूसरी ट्रिब्यूटरी हम लोग देख रहे हैं झेलम, ठीक है। तो झेलम नदी, कलर में चेंज कर दूं नहीं तो थोड़ा सा पहचान में नहीं आएगा, ब्लैक कलर से कर देता हूं। तो ये जो ट्रिब्यूटरी मिल रही है ये है झेलम, ठीक है। और ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर भी बनाती है, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाने वाली कौन सी नदी है, तो उसका नाम है झेलम नदी, ठीक। यहां पर देखिए झेलम लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, आशा करता हूं अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो झेलम नदी अब दिख रही होगी। अब इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, ये ब्लैक वाला ब्लैक से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं जे लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो झेलम नदी जो है जाकर के चिनाब में मिल रही है, ठीक। ये देखिए यहां पर जाकर के चिनाब नदी में मिल रही है, ठीक। अगली ट्रिब्यूटरी इसकी देखते हैं। चिनाब की अगली ट्रिब्यूटरी है रावी नदी, ठीक है। तो रावी नदी को भी अलग कलर से देख लेते हैं। ये रावी नदी है आपकी, ठीक। तो ये है रावी नदी। रावी नदी का भी मैं अलग ही लिख दे रहा हूं, आर लिख दे रहा हूं। तो ये समझ जाएगा, रावी को मैंने आर से दिखाया और झेलम को मैंने जे से दिखाया, ठीक है। तो रावी नदी भी जाकर के चिनाब से मिल रही है, लेकिन जहां पर झेलम मिल रही है उसके पहले ही चिनाब से रावी मिल जा रही है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो रावी जो है पहले ही चिनाब से मिल जा रही है, ठीक है। अभी सारी नदियों के बारे में देखेंगे कि कौन सी नदी कहां से निकल रही है, किधर फ्लो कर रही है। बस अभी मैं आपको डायग्राम याद करा रहा हूं, ठीक। और अंतिम दो नदियों में सतलज जो है वो भी मानसरोवर से ही निकलती है, ये मैंने आपको बताया है। तो सतलज नदी को भी देख लेते हैं एक दूसरे कलर से। सतलज नदी को देख लेते हैं ग्रीन कलर से, ठीक है। तो सतलज नदी भी मानसरोवर के पास से निकलती है और फिर पंजाब से होती हुई जाकर के चेनाब में मिल जाती है। ये कहाँ मिलती है? तो चेनाब में सबसे पहले मिलती है रावी नदी, फिर मिलती है झेलम नदी और फिर मिलती है सतलज नदी, ठीक है। तो सतलज नदी भी जाकर के चेनाब से ही मिल जाती है। ये भी अपना पानी ड्रेन आउट करती है सतलज में, सॉरी चेनाब में, और चेनाब फिर जाकर के मिलती है सिंधु से, क्योंकि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चेनाब है। और मुख्य सहायक नदी कौन है? तो वो भी चेनाब ही है, ठीक। और लास्ट नदी बचती है आपकी ब्यास नदी, जो कि रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, ठीक है। और ये मुरथल के पास, मतलब पहले निकलती है तो दक्षिण की ओर जाती है, लेकिन मुरथल के बाद पश्चिम साइड में मुड़ती है और जा करके आपके सतलज नदी में मिल जाती है। तो सतलज की सहायक नदी कौन सी है? तो है आपकी वो ब्यास नदी, ठीक है। तो इसको अलग कलर से दिखा रहा हूं, इसको बी से दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ब्यास, तो ये मुरथल एक जगह मैंने यहां पर दिखा रखी है, काफी छोटा लिखा हुआ है। तो मुरथल के पास जो है ये मिल जाती है जाकर के, किससे मिल जाती है? तो सतलज नदी से मिल जाती है। अब आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। जो मैप बहुत कठिन लगता था वो मैप अब थोड़ा सा आसान तो लग रहा होगा, आशा करता हूँ मैं, ठीक है। एक सेकेंड,
ठीक है, तो थोड़ा बहुत आसान हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 नदियां हैं। फिर से एक बारी देख लेते हैं, चलिए चलिए आइए फिर से देखते हैं। ठीक है, तो आपको सिंधु नदी दिखाई दे रही थी, उसकी सहायक मैंने बताया था कि चेनाब नदी है। उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरी जो अभी नदी हाईलाइट हुई है ब्लैक कलर से, उसका नाम है झेलम नदी। ठीक है, तो झेलम नदी को जे से मैंने रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद एक दूसरी नदी आती है रावी नदी, जो कि चेनाब से, जहाँ से झेलम मिलती है उसके पहले ही मिल जा रही है चेनाब से जाकर के, ये है रावी नदी। ठीक है, जो कि मैंने मरून कलर से दिखाया है और आर से रिप्रेजेंट किया है। अगली नदी आती है आपकी, जो कि है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी मैं ग्रीन कलर से दिखाया हूँ, मानसरोवर के पास से ही निकलती है। और उसके बाद जो नदी है जो कि सतलज में आकर मिल जाती है, वो है आपका ब्यास नदी। ठीक है, तो ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, जिसको व्यास कुंड बोलते हैं, और मुरथल नामक जगह पर आकर के मिल जाती है आपके सतलज नदी से। ठीक है, तो इस तरह से इंडस वाटर सिस्टम लगभग मैंने बताने का प्रयास किया है। अब इसके बारे में कुछ जो रिलेटेड थ्योरीज है वो देख लेते हैं। जैसे पहला आता है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी की राइट ट्रिब्यूटरीज, देखिए ट्रिब्यूटरी कैसे बनती है ये भी मैं आपको बता दूं। सपोज करो कोई नदी यहां से निकल रही है और निकल करके इस डायरेक्शन में जा रही है जिधर तीर लगी हुई है। ठीक है, तो जैसे मैं देख रहा हूं, जैसे आप लोग देख रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोग देख रहे हैं, तो हम दोनों लोग का राइट इस बगल है। ठीक है, और लेफ्ट इस बगल है। ठीक, तो इधर से जो नदियां मिलेंगी उनको राइट ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे, इधर से जो नदियां मिलेंगी उनको लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे। सेम यही सिंधु के साथ हो रहा है कि जहां से सिंधु नदी का उद्गम होगा वहां बैठ जाओ और नदी जिस ओर जा रही है उधर देखने लगो। ठीक है, तो उस समय आपका राइट उस नदी का राइट होगा, आपका लेफ्ट उस नदी का लेफ्ट होगा। तो उस हिसाब से जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इसकी, वो उसमें आती है श्योक, गिलगिट, स्वात, गोमल और काबुल। ठीक है, ये स्वात लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये नाम याद कर लीजिए। श्योक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, गिलगित आती है, स्वात आती है, गोमल आती है और काबुल आती है। ये सारी की सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। डायरेक्ट नाम याद करिए, इसका फोटो मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो श्योक, गिलगिट, स्वात, गोमल, काबुल, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और उसके बाद है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती है आपकी जस्कर, चूरू, और इसके अलावा ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम और सतलज, ये सारी नदियां। याद कैसे करेंगे, तो मैं भी परेशान था। चलिए एक ट्रिक अभी तुरंत बनाया हूं, देख लेते हैं। मैंने बनाया कोमल साग का स्वाद अच्छा होता है। चलो, कोमल साग का स्वाद मतलब कि बहुत, अगर कोमल कोमल पत्तियां रहेंगी तो उसका जो साग बनेगा उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। ठीक, तो स्वाद से तो पहला तो स्वाद हो गया। ठीक है, का से हो गया काबुल। ठीक है, साग में आप श्योक ले सकते हो और ग से ले सकते हो गिलगिट, और कोमल का हो जाएगा गोमल। ठीक है, तो गोमल हो गया, सा से हो गया श्योक, ग से हो गया गिलगिट, का से हो गया काबुल और स्वाद से हो गया स्वात रिवर। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अच्छा को आप कोमल साग का स्वाद, राइट चॉइस है, राइट चॉइस है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, कोमल साग का स्वाद राइट चॉइस है। ठीक है, या सिंधु की राइट चॉइस, ऐसे लिख सकते हो, कोमल साग का स्वाद सिंधु की राइट चॉइस है, ऐसे याद कर लो। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज लगभग सबको याद होती है। ठीक है, रावी, चिनाब, ब्यास, झेलम, सतलज याद रहती है, जिसमें जस्कर और चूरू को जोड़ लेना है। ठीक, फिर आता है चेनाब रिवर के बारे में, तो चंद्रभाग रिवर भी इसको कहते हैं। ये दो नदियों के मेल से बनती है। पहली है चंद्रा नदी, याद रखिएगा यही पूछता है, और दूसरी है भागा नदी। ठीक है ना, थोड़ा सा ब्लर हो गया है लेकिन समझ में आएगा। तो भागा नदी या भाग नदी जो है दूसरी है। चंद्रा नदी जो है साउथ वेस्ट की ओर बहती हुई आती है, और ये जो है नॉर्थ वेस्ट से आती है। ये बेसिकली बाड़ालाचा पास जो है उसके पास से आती है भागा नदी, और साउथ वेस्ट से जो नदी आती है चंद्रा, वो लाहौल स्पीति वैली से आती है। अब यहाँ पर भागा नदी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर चंद्रा नदी आ रही है, ये आपका बारालाचा पास से आकर के आ रही है, और ये नदी जो है आपके लाहौल स्पीति वैली से आ रही है। ठीक, तो यहाँ पर लिख भी सकते हो लाहौल स्पीति वैली से आ रही है, और ये बारालाचा पास से आ रही है। ठीक, और ये दोनों मिल करके क्या बना रही हैं, तो चेनाब नदी का निर्माण कर रही हैं। तो ये भी याद रखना है कि दो नदियों के मिलने से चेनाब नदी का जन्म हो रहा है। फिर आती है झेलम नदी, ये सबसे पश्चिमी नदी है। जितनी भी नदियां हमने पढ़ी हैं, झेलम उसमें सबसे पश्चिमी नदी, आप देख भी सकते हो
इसकी लोकेशन देखोगे तो ये नदी यहाँ पर है, ठीक है। सहायक नदियों में सबसे पश्चिम नदी कौन सी है? झेलम है, बाकी सारी तो इधर ही उद्गमित हो रही हैं। तो सबसे पश्चिमी नदी है, वेरीनाग झरने से निकलती है, जम्मू एंड कश्मीर के वेरीनाग झरने से निकलती है। पीर पंजाल के उत्तरी ढाल से कश्मीर घाटी से नॉर्थ वेस्ट बहती है, ठीक है। तो पीर पंजाल के उत्तरी घाटी से निकल रही है, पीर पंजाल ऐसे है तो इसके उत्तरी घाटी से निकल करके और नॉर्थ वेस्ट की ओर बहती है, यानी कि अगर ऐसे देखा जाए तो एक तरह से नॉर्थ वेस्ट जो है यही इलाका पड़ेगा, तो इसी डायरेक्शन में बह रही है, ठीक। फिर आपका आता है वूलर झील, इसके प्रवाह को नियंत्रित करती है, यानी कि वूलर झील को पानी कौन देता है? तो झेलम नदी जो है वूलर झील को पानी देती है, ठीक। फिर आता है अगली नदी, सतलज नदी है, पंजाब की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, कौन सी? सतलज नदी। कहाँ से उद्गमित होती है सतलज? तो ये भी देख लेते हैं, राकस ताल जो है तिब्बत में, वहाँ से, जो कि मानसरोवर के पास है, मानसरोवर के पास है राकस ताल, वहाँ से निकलती है। तो ये भी पॉइंट हमने देख लिया, ठीक है। और भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, ये भी प्रश्न पूछता है। तो सिपकीला दर्रा जो है, जो शिप लेकर के किला फतह करते हैं, हिमाचल प्रदेश से जो तिब्बत की ओर जाता था दर्रा, वही जो है उस दर्रे से प्रवेश करती है भारत में। और इसका जो पुराना नाम है वो है जराद्रोस। मैं और भी नाम इसके बताऊंगा, बिल्कुल पेशेंस रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें मैंने छोड़ा है, बस एक साथ आपको ढेर सारा डेटा नहीं दे रहा हूं क्योंकि खिचड़ी हो जाता है फिर, ठीक है। मुझे भी बहुत टाइम लगा था इंडस रिवर सिस्टम को पूरा क्लियर करने में अपने टाइम में, तो मैं चाहता हूं कि जो भी पढ़े वो अलग अलग जगह पर डेटा पढ़े, और इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो चीजें रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आती है ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम है कुल्लू के पास व्यास कुंड से, रोहतांग दर्रे के पास पड़ता है ये जो आपका व्यास कुंड है। जब ज्यादा जाड़े में जाओगे, अगर जून उन के महीने में जाओगे तो आप चले जाओगे और आप देख भी लोगे कि व्यास कुंड कहाँ पर है। बहुत सारे लोग जाते हैं, दर्शन होता है, ठीक है। बिल्कुल एक छोटा सा कुंड बनाया हुआ है और वहीं से ऐसे व्हाइट कलर की बर्फ जमी रहती है, वहीं से व्यास नदी मानते हैं कि निकलती है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन जैसे ही आप ठंडी के महीने में जाओगे, अक्टूबर नवंबर के आसपास जाओगे, तो काफी बर्फबारी होती है, फिर रोहतांग दर्रे का पहुंचने तक का जो मार्ग है वो बंद कर दिया जाता है बीच में, ठीक है। तो अगर आप गर्मी में जाओ कभी जून में, तो आपको देखने को मिल जाएगा व्यास कुंड, ठीक। फिर अगली नदी आती है रावी नदी। रावी नदी को लाहौरी नदी या लाहौर नदी भी कहते हैं। ये चंबा जिले में हिमालय से निकलती है, ठीक है। अब हम लोग नदी, प्राचीन नाम और उन पर बने बांध देख ले रहे हैं, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, इंडस वाटर ट्रीटी कल के लेक्चर में, लेकिन कल के लेक्चर में बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं इसके ऊपर, क्योंकि रिवर सिस्टम से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ भी आप लोग इसको ठीक से रिवाइज करिएगा, और कुछ भी ऐसा पॉइंट मैं नहीं चाहता हूं कि एग्जाम में आए और आप लोग किए ना रहो। तो पहली नदी है चिनाब नदी, दूसरी है झेलम नदी, तीसरी है व्यास नदी, चौथी है रावी नदी और पांचवी है सतलज नदी, ठीक है। सबका नाम पढ़ेंगे और सबके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चिनाब नदी का जो पुराना नाम था वो था अस्किनी, ठीक है। चिनाब नदी का क्या पुराना नाम था? अस्किनी था। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था? अस्किनी था। 3-4 बार बोल लीजिए मेरे साथ, चिनाब नदी का पुराना नाम अस्किनी था। अब जो लोगों को याद है वो लोग थोड़ा सा वो हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं कि अरे क्या पढ़ा रहा है, ठीक। लेकिन मैं आपके लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्त, आप 4-5 बार मेंस लिखे हो या निकाल चुके हो, मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जो कि बिल्कुल रूट लेवल के हैं बच्चे, ठीक है, जिनको कुछ चीज़ें नहीं मालूम है, जो पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं या दूसरा अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, या जिनका रिवीजन नहीं ठीक से है। कौन कौन से बांध बने हुए हैं? तो सलाल बांध बना है, बगलिहार बना है और दुलहस्ती परियोजना बनी है, ठीक है। तो 3 चीज बनी है, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना, ठीक। फिर अगली नदी आती है झेलम। झेलम का जो नाम है वो है वितस्ता। झेलम का जो पुराना नाम है वो है वितस्ता। इस पर बना है तुलबुल, उरी, ठीक है, किशनगंगा, ठीक है। तो ये तीनों बांध आपके बनते हैं झेलम पर, ठीक है, ये तीनों बांध बनते हैं झेलम पर। फिर अगला आता है व्यास। व्यास नदी का नाम है विपासा। व्यास नदी का नाम है विपासा, जिस पर बनता है पोंग डैम। पोंग डैम या पोंग बांध, ठीक है। काफी ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, एक ही डैम है लेकिन बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में इसके बारे में पूछा हुआ है कई बार, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं। अगला है रावी नदी। रावी नदी का जो पुराना नाम था वो पुरुषणी था, ठीक है। तो रावी नदी का नाम थोड़ा सा उल्टा है, आरपी से याद कर सकते हो। रावी नदी का नाम पुरुषणी था। इस पे बना हुआ है थीन बांध, थीन था और नी न, थीन बांध। फिर चमेरा बना हुआ है, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है, ठीक है। और रणजीत सागर बना हुआ है, ठीक है। अगली नदी आती है सतलज नदी, जिसका पुराना नाम था शतुद्री, और इस पर भाखड़ा नांगल बैराज बना हुआ है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूं बस मैं इंडस वाटर ट्रीटी के लिए, ठीक। इंडस वाटर ट्रीटी, सबसे पहले इसको लिखते हैं इंडस एक सेकंड यार, इंडस वाटर ट्रीटी कब आई थी? 1960 में साइन हुआ,
ठीक है, 3 रिवर और 3 रिवर का बंटवारा हुआ। तो ICJ इंडस, चेनाब और झेलम ये पाकिस्तान को दी गई, जिसका 80% वाटर पाकिस्तान यूज करता है और 20% इंडिया यूज करता है। ठीक है, 20% इंडिया यूज करता है। ठीक, और बाकी 3 नदियां हैं RBS यानी कि रावी, ब्यास और सतलज। इसका 80% वाटर जो है इंडिया यूज करता है और कुछ वाटर जो है पाकिस्तान यूज करता है। ठीक, तो इस तरह से ये ट्रीटी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान हमेशा जो है पता ही है परेशान रहता है, और इंडिया जो है परेशान रहता है कि भाई इंडिया को भी ज़्यादा पानी मिले। एक चीज़ और है कि जो इंडस रिवर है जो कि पाकिस्तान में जाती है, सपोज कर लो कि उस क्षेत्र की लाइफ लाइन है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ रिवर है, बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, जिस तरह गंगा हमारा उत्तरी पूर्वी या उत्तरी मैदान बनाती है, उसी तरीके से इंडस वहाँ पर एक विशेष नदी की तरह से पूजी जाती है, उसी के ऊपर बेस्ड है वहाँ की सारी एग्रीकल्चर एक तरीके से। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट में मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र के बारे में हमने पढ़ा कि महानदी, वाल्मीकि रामायण में इसको बोला जाता है, जैन टेक्स्ट में इसको जम्बू द्वीप बोला जाता है, और ग्रीक लिटरेचर में द सिंथोस बोला जाता है। एंशियंट सिविलाइजेशन मोहनजोदाड़ो इसी के किनारे स्थित था। ये ट्रांस हिमालयन रिवर है यानी कि हिमालय पाल नदी है, और ये पाकिस्तान, चाइना, इंडिया और तिब्बत में बहती है। इसका उद्गम माउंट कैलाश के बुखारचू ग्लेशियर से होता है, जो कि मानसरोवर के पास स्थित है। 2880 किलोमीटर बहने वाली ये नदी 1114 किलोमीटर की लंबाई में भारत में बहती है। 1819 तक ये रिवर गुजरात के कच्छ के रन से भी बहती थी, लेकिन उस भूकंप के बाद इसने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया। इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, जो कि मुख्य सहायक नदियां हैं। इसकी छोटी सहायक नदियों की अगर बात करें तो श्योक, गिलगिट, स्वात, गोमल और काबुल इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जस्कर, चुरू और उसके साथ पंचनद्य। ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को, कोमल साग का स्वाद राइट चॉइस है। ठीक है, कोमल साग का स्वाद राइट चॉइस है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।